तेज की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसकी नजर बार-बार अधीर की तरफ जा रही थी, जो गुस्से में बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों, पर अधीर का मुंह फेरना सनम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बेचैन नजरों से उसकी तरफ देखे जा रही थी और स्टेज पर पहुंच रही थी। अधीर ने अपनी नजरें सनम की ओर एक बार फिर से की और दोनों की आंखें आपस में टकरा गईं। दोनों एक टक बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अधीर ने सनम की तरफ देखा था, जिस वजह से सनम को सुकून मिला था। उसमें हिम्मत आ गई। सनम ने अधीर से अपनी नजरें फेर ली और स्टेज पर आकर खड़ी हो गई। अधीर तो बस उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था और वहीं बाकी कुछ लड़के सनम को अपनी गंदी नजर से ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। राज की आंखों में सनम को पानी की लालसा साफ साफ दिख रही थी। वो अपने सीने पर अजीब तरह से हाथ फेरने लगा और नशे में चूर होकर बोला, क्या भला है ये? एक लड़का बोला, ब्रो पता नहीं ये किसके हाथ लगेगी, पर जिसके नसीब में ये लड़की है ना, वो दुनिया का सबसे लकी आदमी होगा। ऐसा खजाना जो मिलेगा उसे। ब्रो अब एक बार ध्यान से, यार कितनी गोरी है ये, दूध जैसी लग रही है। मन करता है कि उस लड़के ने इतना ही कहा था कि राज ने उसके पेट में मुक्का मारा और दांत पीसते हुए बोला, ये लड़की मेरे नसीब में है और इसे मैं ही टच करूंगा। इसके साथ सब कुछ मैं ही करूंगा, बाकी किसी की तो औकात नहीं है कि उसे सनम मिले। राज पर पागलपन सवार हो गया था सनम के लिए। अब पता नहीं उसका क्या अंजाम होने वाला था। सनम स्टेज के बीचों बीच खड़ी होकर सामने बैठी ऑडियंस को देखकर घबरा रही थी। हालांकि उसने कई बार परफॉर्मेंसेस किया है लोगों के सामने, पर आज वहां अधीर की मौजूदगी में उसे अलग ही एहसास हो रहा था। सनम ने गहरी सांस ली और होस्ट की तरफ देखा। होस्ट उसकी बात समझ गया और कुछ ही देर में वहां पर म्यूजिक बजने लगा। सनम ने अपनी पोजीशन ली और डांस करना शुरू कर दिया। सनम बड़ी हसीन तरीके से डांस कर रही थी। अधीर का दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि गाने के बोल और सनम के डांस स्टेप बेहद आकर्षक और हसीन थे। अधीर का मन किया कि अभी के अभी सनम को अपनी बाहों में लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए और जी भर के उसे निहारे। सनम बेहद खूबसूरत डांस कर रही थी। उसके लिए तालियां अभी से बजना शुरू हो गई थी। अचानक सनम अधीर की तरफ मुड़ गई और दोनों की नजरें एक बार फिर से आपस में टकरा गई। सनम डांस करती हुई अधीर की तरफ देख रही थी। दोनों का दिल धक धक कर रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोनों को ही ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उनके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ वो दोनों ही हैं। डांस करते करते सनम का पैर उसके गाउन में अटक गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और धम से जमीन पर बैठ गई। अधीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और तेजी से सनम की तरफ बढ़ने लगा। गार्डन में बैठे सभी लोग हैरान थे और सनम की तरफ देख रहे थे। रिदा घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने देखा अधीर सनम के पास पहुंच चुका था। सनम खामोश सी बैठी हुई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसका डांस खराब हो गया था। उसे संभल कर डांस करना चाहिए था। अधीर सनम के पास आया और उसके हाथ को पकड़कर उसे एक झटके में खड़ा कर दिया। अधीर सनम को पकड़कर अपनी बाहों में ले लेता है और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को ठीक करते हुए जुनून से बोला, गिरकर संभलने वाले ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अधीर की बात सुनते ही सनम हैरानी से उसकी जुनूनी आंखों में झांकने लगी, जहां उसे सनम के लिए सच्ची शिद्दत और दीवानापन नजर आ रहा था। राज गुस्से से अधीर और सनम को देख रहा था, कैसे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। अधीर बिना पलके झपकाए सनम को देखे जा रहा था। सनम भी उसे देख रही थी। पता नहीं क्या खिंचाव था अधीर की आंखों में, जो सनम उसकी तरफ जाती जा रही थी। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। लड़कियां तो सनम को नफरत से देख रही थी, क्योंकि उनका क्रश अधीर सनम को पकड़कर खड़ा था। सनम ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में निराशा से बोली, क्या किया मैंने, सब कुछ खराब कर दिया। इतना कहकर सनम वहां से जाने लगी। तभी अधीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से अपनी तरफ घुमाया। सनम सीधा उसके सीने से जा टकराई। हैरानी से वो अधीर को देखने लगी। अधीर ने अपने गार्ड को इशारा किया और इतने में वहां एक रोमांटिक सा गाना बजना शुरू हो गया, जिस पर अधीर सनम के साथ डांस करने लगा। अधीर ने सनम की कमर को पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और उसे लेकर धीरे से गोल गोल घूमने लगा और साइड में म्यूजिक बजने लगा। अधीर जुनून से सनम को देख रहा था, जो उसके हाथ में झूल रही थी। सनम खामोश सी अधीर को देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे बस अधीर का चेहरा दिख रहा था, जिस पर हद से ज्यादा जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था। अधीर ने सनम को नीचे किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अधीर की डेविल स्माइल, उसकी जुनूनी निगाहें सनम को पागल कर रही थी। उसने कसकर अधीर के कोट को पकड़ लिया। गाने के एक एक बोल अधीर की सिचुएशन पर बैठ रहे थे। वो भी तो सनम को बताना चाहता था कि उसके अंदर सनम के लिए क्या चल रहा है, कितना दीवाना हो चुका है वो उसका, पर कह नहीं पा रहा था, लेकिन करके जरूर दिखा दिया। कुछ ही देर में गाना खत्म हो गया। सब लोगों के होश उड़े हुए थे। किसी ने एक बार भी अपनी पलकें झपकाई नहीं थी, बस अपनी नजरों से अधीर और सनम को देखे जा रहे थे। रिदा अपनी जगह पर जम सी गई थी। अधीर ने सनम को अपनी गोद में ले रखा था और उसे लेकर स्टेज से नीचे उतर आया। सनम उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, तो अधीर ने उसे और कसकर पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। सब लोग उन्हें देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। रिदा अधीर के पीछे पीछे चलने लगी। उसे सनम की चिंता हो रही थी। सनम को अब अधीर से डर लगने लगा। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अधीर ने उसकी एक नहीं सुनी और जुनून से सामने देखते हुए चलने लगा। अधीर के गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अधीर सनम को लेकर अकेडमी से बाहर निकल आया और रोड पर चलने लगा। उसके पीछे पीछे उसके गार्ड्स और रिदा तेजी से चल रहे थे। अधीर अचानक से रुका और तेजी से पीछे मुड़ा। सब लोग अपनी जगह पर ठहर गए। अधीर सबको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रिदा परेशान होकर सनम को देख रही थी, जो घबराई हुई अधीर की गोद में झूल रही थी। सनम ने भी लाचारी से रिदा की तरफ देखा और बोली, रिदा। रिदा ने कहा, सनम। अधीर ने गुस्से से कहा, सब लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। अधीर के गार्ड्स ने अपना सर झुका लिया। सनम ये सब देखकर परेशान हो गई और बोली, मुझे छोड़िए। अधीर ने बड़े खतरनाक तरीके से सनम की तरफ देखा और उसे लेकर वापस पलटकर आगे बढ़ने लगा। सनम उसकी गोद में छटपटाने लगी और अधीर बिना किसी भाव के आगे बढ़ने लगा। रिदा उनके पीछे जाने लगी, तो गार्ड ने उसे रोक दिया और अपने साथ ले गए। रिदा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पता नहीं वो आदमी सनम के साथ क्या करने वाला था। अधीर सनम को अपनी गोद में लिए चले जा रहा था। सनम को डर भी लग रहा था, पर वो खुद को शांत करते हुए बोली, देखिए आप समझते क्यों नहीं है, छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप। अधीर कुछ नहीं बोला। उसने एक बार सनम को देखा और उसे अपनी गोद से उतार दिया और रोड पर खड़ा कर दिया। सनम ने उसे देखा और जैसे ही वहां से जाने लगी, उसका पैर बहुत बुरी तरह से दर्द करने लगा और वो लड़खड़ाकर जैसे ही गिरने लगी, अधीर ने उसे थाम लिया और वापस अपनी गोद में उठा लिया। सनम चौंकते हुए उसे देख रही थी। तभी अधीर ने उसके चेहरे पर फूंक मारी और अपनी दमदार आवाज में बोला, मेरे बिना खड़ी नहीं हो सकती तुम, मेरी जरूरत है तुम्हें। अधीर की जुनूनी बातें सनम के बदन में सिरहन पैदा कर रही थी। उससे अधीर की नजरों का तेज बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी नजरें फेर ली। अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो सनम को लेकर आगे बढ़ने लगा। सनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं। दूसरी तरफ बीस्ट हेवन में अभिनव ने निधि को गले लगाया और बोला, अपना ध्यान रखना और मैं आता रहूंगा आपसे मिलने। निधि की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। अभिनव ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसके आंसू पोंछे। अभिनव ने निधि के माथे को चूमा और कहा, चेन्नई में ही हूँ और अब हमेशा यही रहूंगा, आप रोना बंद करो एंजल। निधि ने कहा, जरूरत क्या है अलग घर में जाने की, यही रहो ना मेरे पास। अभिनव ने कहा, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है एंजल, उसके लिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। इतना कहकर अभिनव ने शिद्दत से उससे दूर नजरें झुकाकर खड़ी अधीक्षा की तरफ देखा। अभिनव अक्ष के पास आया और बोला, सी यू सून मिस्टर राजपूत। अक्ष ने अभिनव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, कामयाब रहो, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
अभिनव ने अपना सर हिला दिया और सबको बाय बोलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अधीक्षा ने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अभिनव उससे दूर जा रहा था और वो उससे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अभिनव गाड़ी में बैठा एक टक अधीक्षा को देख रहा था। अक्ष ने अभिनव की नजरों का पीछा किया और अधीक्षा की तरफ बिना किसी भाव के देखा। कुछ ही देर में अभिनव वहां से चला गया। उसके जाते ही अधीक्षा से सहन नहीं हुआ और वो वहां से जाने लगी। तभी अक्ष जोर से बोला, अधी, मुझसे मेरे कमरे में आकर मिलो। इतना कहकर अक्ष वहां से चला गया। अधीक्षा को डर लगने लगा। पता नहीं उसके पापा को उससे क्या बात करनी है जो उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया। अधीक्षा ने निधि की तरफ देखा तो निधि ने उसके सामने पलके झपका दी। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अक्ष के बुलाने पर अधीक्षा डरते हुए अक्ष के स्टडी रूम के डोर के पास आई। उसने कांपते हुए हाथों से डोर नॉक किया। तभी अंदर से दमदार आवाज आई, कम इन। अधीक्षा ने गहरी सांस ली और डोर खोलकर अंदर चली आई। उसने देखा अक्ष खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। अधीक्षा धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अक्ष बिना उसकी तरफ देखे बोला, बाप हूं तुम्हारा, कोई राक्षस नहीं हूं जो इतना डर रही हो। अक्ष के इतना कहते ही अधीक्षा तेजी से उसके पास आई और नजरें झुकाकर बोली, जी पापा कहिए, आपको हमसे क्या बात करनी है? अक्ष ने सांस छोड़ी और चांद को देखकर बोला, कुछ छुपा रही हो क्या अपने पापा से? अधीक्षा घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अक्ष ने कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। जब निधि पहली बार प्रेग्नेंट हुई तब सोचा था मेरी एक बेटी होगी जो बिल्कुल मेरी निधि जैसी होगी, पर आ गया एक नन्हा शैतान जो देखो आज कितना तूफान मचा रहा है। उसे देखकर मैं भूल गया था कि मेरी ख्वाहिश एक बेटी की थी, पर दिल में एक जगह खाली सी रहती थी कि मेरी बेटी नहीं है। अधीर के बाद मैंने सोच लिया था कि एक और बच्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अधीर के वक्त निधि बहुत परेशान हुई थी। लेकिन हर वक्त हर पल मुझे ये दुख होता रहता कि मेरी बेटी नहीं है। इसलिए मैंने फैसला लिया और फिर आई तुम, मेरी नन्ही सी निधि जिसे पाकर ये माफिया पूरा हो गया, उसका परिवार पूरा हो गया। तुम्हें जब पहली बार गोद में लिया था ना, तब सोच लिया था कि इसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये मेरी निधि की परछाई है, उसकी मूरत है। और अक्ष निधि से कितना प्यार करता है ये तो पूरे जग में जाहिर है। अधीक्षा, तुम किसी परेशानी में हो ये मुझे पता है, पर तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो? क्या आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं की मैंने? तुम्हें सबसे ज्यादा सर चढ़ाकर मैंने रखा है। इतना कहकर अक्ष ने अधीक्षा के माथे पर हाथ रख दिया और प्यार से बोला, बाप से कुछ नहीं छुपाते, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें देकर रहूंगा, बस एक बार कहो तो सही मेरी बच्ची। अक्ष की बात सुनकर अधीक्षा की आंखों में पानी आ गया। वो झट से अक्ष के सीने से लग गई। अक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जब तक तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुलकर बोलो, मैं सब सुनूंगा। अधीक्षा ने खुद को शांत किया और बोली, पापा सच में कोई बात नहीं है, मैं भला आपसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? मैं बस स्टडी को लेकर थोड़ी चिंतित रहती हूँ, बाकी सब ठीक है सच्ची। अक्ष ने अधीक्षा को खुद से दूर किया और उसके प्यारे से चेहरे को पकड़कर बोला, अधी, वक्त आने पर वैसे भी अक्ष सिंह राजपूत को सब कुछ पता चल ही जाएगा, तब होंगे फैसले जो सिर्फ मैं लूंगा। जाकर सो जाओ। अधीक्षा अक्ष की बात समझी नहीं और उसके चेहरे को देखती रही। अक्ष ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और उसे सोने के लिए भेज दिया। उसके जाते ही अक्ष ने गहरी सांस ली और अपने माफिया अंदाज में बोला, ये सब लोग भूल क्यों जाते हैं कि मैं माफिया बॉस हूँ? मुझसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता। मैं अभी शांत हूँ सिर्फ अपने परिवार की वजह से, वरना अपना बेदर्दी भरा रूप धारण करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। सबके सब झूठ बोल रहे हैं, पर इन्हें आना मेरे पास ही है, क्योंकि हर चीज का अप्रूवल एएसआर के पास ही है। अक्ष गौर से चांद को देखने लगा। तभी उसके आगे अधीर का चेहरा घूमने लगा। अक्ष ने कहा, पता नहीं वो किस हद तक कामयाब हुआ होगा अपने चांद को हासिल करने में। दखलंदाजी नहीं कर सकता, वरना कुछ मिनट का काम भी नहीं है मेरे लिए। दूसरी तरफ अभिनव अपने कार में सीट से सर टिकाकर बैठा हुआ अधीक्षा को याद किया जा रहा था। वो उससे मिलने भी नहीं आई और सीधा अंदर भाग गई। अभिनव को बहुत बुरा लग रहा था। उसने गुस्से से कहा, कब तक बचोगी? आना तुम्हें मेरे पास ही है, मेरी हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरी आशिकी अब मेरी दीवानगी बन चुकी है जो तुम्हें हासिल करना चाहती है। अभिनव ने ठान लिया था कि अधीक्षा को जल्दी से जल्दी हासिल करना है। कुछ देर बाद अभिनव की कार एक बड़े से आलिशान बंगलों के गेट के अंदर एंटर हुई और बंगलों के अंदर आकर रुकी। नौकर ने गाड़ी का गेट खोला और अभिनव तेजी से अपने बंगलों में चला गया। उसने अपने आलिशान बंगलों को देखा और बोला, जल्दी ही इस घर की मालकिन भी यहाँ होगी, मेरे पास, मेरे साथ, हमेशा के लिए। अभिनव ने अपनी आंखें बंद की और अधीक्षा को याद करने लगा। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वहीं अधीर सनम को गोद में लिए रोड पर चल रहा था और सनम कब से उसकी गोद से उतरने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। सनम ने अधीर के कंधे को धक्का लगा दिया और बोली, छोड़िए मुझे, आपको एक बार कहने से समझ नहीं आता क्या? कहां ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो ना यार। अधीर कुछ नहीं बोला। वो जुनून से सामने देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा दीवानापन नजर आ रहा था। सनम उसके चेहरे को देखकर डर रही थी। पता नहीं ये आदमी कहां से उसके पीछे आ गया है। सनम ने उसके सीने पर गलती से हाथ रख दिया। अधीर के कदम वहीं रह गए। वो जुनून से सनम की तरफ देखने लगा। सनम झेप गई। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और हड़बड़ाकर बोली, सॉरी, गलती से हो गया। अधीर ने उसके हाथ को पकड़कर वापस अपने सीने पर रख दिया और दांत पीसते हुए बोला, जानबूझकर किया होता तो मुझे अच्छा लगता, इसलिए आज के बाद ये रोज होना चाहिए, वरना। सनम हैरानी से बोली, क्या क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता भी है क्या? अधीर ने उसके हाथ को कसकर अपने सीने पर दबा दिया और जोर से बोला, मेरी हो तुम, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। सनम ने कहा, हे भगवान, फिर से वही बातें। मैं आपसे कितनी बार कहूं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूं, वो पता नहीं कहां है। अधीर को अब गुस्सा आने लगा था। उसने सनम को रोड पर खड़ा कर दिया और उसकी कमर को कसकर पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचकर गुस्से से बोला, तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूं? मैं अधीर सिंह राजपूत सनम तनेजा को ढूंढ रहा था और वो मुझे मिल चुकी है। अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अधीर की बात सुनकर सनम को अजीब सा एहसास होने लगा था। उसका दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। उसे वही एहसास और बेचैनी हो रही थी जैसे उसे कई बार होती है जब कोई अजनबी उसे पुकारता है। सनम गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। तभी अधीर की पकड़ उस पर ढीली हो गई और मौके का फायदा उठाकर सनम वहां से जाने लगी। तभी अधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। सनम उसके मजबूत सीने से टकरा गई। अधीर का गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। उसने कसकर सनम की कमर को दबा दिया। सनम की कराह निकल गई, जिसे सुनकर अधीर बेहद डरावने और आकर्षक तरीके से उसके कान में बोला, ये जो हल्का सा दर्द है ना, इसे हल्का ही रहने देना, मुझे मजबूर मत करना कि मुझे इसे बढ़ाना पड़े। अधीर की बात सुनकर सनम डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अधीर की तरफ देखकर बोली, वरना क्या करेंगे आप? अधीर डेविल स्माइल के साथ बोला, कोई सोच भी नहीं सकता अधीर क्या कर सकता है, और खासकर अपनी सनम के लिए। देखिए मिस्टर अधीर, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं आपको जानती हूँ, तो कृपया करके मेरा रास्ता छोड़िए। अधीर शैतानी मुस्कान लिए बोला, तुम मतलब की बात करती हो? अरे तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी है, उसके होने का मतलब ही अधीर है, और मुझे नहीं जानती ना, तो अब हर रोज तुम मुझे जानोगी, हर पल मेरे बारे में सोचोगी, भूल नहीं सकती और भूलने में दूंगा नहीं।
सनम को अधीर की हरकतें बड़ी अजीब लग रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि अधीर किसी और को ढूंढ रहा है और सनम को लेकर उसे कोई गलतफहमी हुई है। अधीर भी सनम की तरफ बढ़ने लगा और सनम उसे देखकर पीछे हटने लगी। अधीर एक कदम आगे लेता तो सनम एक कदम पीछे लेती। दोनों यूं ही सड़क पर चल एक दूसरे को देखते हुए चल रहे थे। अधीर के चेहरे पर डरावनी मुस्कान तैर रही थी जो सनम को डरा रही थी। सनम मौका पाते ही वहां से भाग गई। सनम के पैर में दर्द हो रहा था पर वो फिर भी भागे जा रही थी। वहीं अधीर उसे गुस्से से देख रहा था। सनम उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी जो उसे पसंद नहीं था। सनम भागे जा रही थी। वो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाई थी कि तभी अधीर उसके पास चलकर आया और ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। सनम उसे देखकर डर गई कि ये आदमी अचानक से उसके सामने कैसे आ गया। सनम छिप गई और अपनी जगह पर जम सी गई। अधीर उसे डरावने तरीके से देखे जा रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। सनम वापस पीछे हटने लगी। तभी अधीर ने उसे एक बोरी की तरह उठा लिया और पलटकर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। सनम उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं था। अधीर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले आया जो अकेडमी के बाहर खड़ी हुई थी। अधीर को देखते ही गार्ड ने गाड़ी का गेट खोल दिया और अधीर ने सनम को कार में बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया और कार के डोर को लॉक कर दिया। सनम दूसरी तरफ के डोर को खोलने लगी और अधीर उसे आराम से देखने लगा। सनम को बहुत घबराहट हुई थी। वो इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह पा रही थी। उसे अजीब सा डर लग रहा था। अधीर का ऑरा ही बहुत खतरनाक और आकर्षक था। सनम डोर खोलने की कोशिश कर रही थी तभी उसके कानों में उसे गर्म सांस महसूस होने लगी। सनम सहर उठी। उसके माथे से पसीना आने लगा। उसने अपना थूक गटका और हिम्मत करके पीछे की तरफ देखने लगी तो उसके होश उड़ गए। अधीर उसके एकदम करीब था और उसे नशे से देख रहा था। सनम के अचानक पीछे मुड़ने से उसके होंठ अधीर की नाक को छू गए जिससे अधीर के जिस्म में करंट दौड़ पड़ा और उसके सीने में चिंगारी पैदा हो गई। सनम के लिए कहानी में आगे क्या होगा जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।